ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुई। और वो अकेली नहीं है। नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह जैसे 16 से भी ज्यादा लोग दुश्मन देश के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। अब आप ये मत सोचिए कि वो लोग कोई पाकिस्तानी जासूस थे जो भारत में भेस बदल के रह रहे थे। नहीं, वो लोग इंडियन सिटीजन्स थे। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी, देवेंद्र सिंह एक स्टूडेंट और नौमान इलाही एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। लेकिन वो सब भारत के विरोध में काम कर रहे थे, बिना किसी गिल्ट के। अगर आप इन लोगों से पूछने जाएंगे कि इन्होंने देश के खिलाफ ये काम क्यों किया, तो 99% चांस है कि वो लोग यही बोलेंगे कि हम तो शांति ला रहे थे, दोस्ती बढ़ा रहे थे। अगर ज्योति मल्होत्रा के कंटेंट को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो वो पहले से ही अमन की आशा वाली वीडियोस बनाती थी। इनफैक्ट पहलगाम अटैक के बाद भी उसने पाकिस्तान को इस हमले का कोई दोष नहीं दिया। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति अपने देश के खिलाफ काम करने लगे और उसे इस बात का एहसास भी ना हो। इसका एक ही जवाब है, ब्रेन वॉशिंग, या यूं कहें आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होती, बल्कि पूरे देश को ब्रेन वॉश किया जा सकता है और किया जा रहा है। और ये बात कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक एक्स केजीबी एजेंट यूरी बेज़मेनोव, जो बाद में केजीबी से डिफेक्ट कर गए थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये कई बार बताया है कि कैसे सिर्फ कुछ सालों में पूरे देश को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है कि लोग सही गलत का अंतर भूल जाएं। What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट है जिसे कहते हैं 4 स्टेप्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और हमारे देश पर इसका इस्तेमाल आज से नहीं, पिछले कई दशकों से चल रहा है। और आज सोशल मीडिया के दौर पर रोज हम इसका शिकार बन रहे हैं। क्या है ये 4 स्टेप्स और कैसे इनसे पूरे देश का माइंड वॉश किया जाता है, और आपका भी ब्रेन इससे कैसे हाईजैक किया जा रहा है, और आप कैसे इस चीज से बच सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये 4 स्टेप्स क्या हैं और इनसे आपकी ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। यहाँ पे कोई आपके दिमाग में कोई चिप लगाने नहीं आता है और ना ही कोई आपको हिप्नोटाइज करने आता है। ये सब कुछ होता है एक इनविजिबल प्रोसेस से, जिसका नाम है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक मार्क्सिस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसका मकसद होता है अपने दुश्मन देश की जनता के दिमाग को अंदर ही अंदर इतना खराब करना कि वो धीरे धीरे अपने ही देश को कमजोर करने लगे। यानी बिना गोली चलाए, बिना वॉर लड़े किसी एक देश को आप मेंटल स्लेवरी में धकेल सकते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले समझाया था एक एक्स केजीबी एजेंट यूरी बेज़मेनोव ने। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बताया कि कैसे यूएसएसआर ने एक पूरी मशीनरी बनाई हुई थी जिससे वो दुश्मन देश के लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करते थे। पर यूरी बेज़मेनोव थे कौन? ये कोई आम इंसान नहीं थे। उनके पिता भी एक हाई रैंकिंग सोवियत अधिकारी थे और बेज़मेनोव खुद एक ट्रेंड केजीबी एजेंट थे, जिन्हें विदेशों में काम करने के लिए ही ट्रेन किया गया था। वो सोवियत न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती में भी काम कर चुके थे, जिसका काम ये था कि कैसे यूएसएसआर का प्रोपेगेंडा आपको बाहरी दुनिया में फैलाना है और कैसे वहां की जनता की सोच को धीरे धीरे मैनिपुलेट करना है। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे मार्क्सिस्ट विचारधारा के जरिए किसी समाज में धीरे धीरे इतने अंदर तक घुसना है कि वो समाज अपनी ही जड़ों से कट जाए। और ये स्ट्रैटेजी यूरी बेज़मेनोव ने भारत में भी अपनाई थी। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए सबसे पहले एक नेटो डिफेंस अलायंस बनाता है 1949 में, जिसमें ये होता है कि नेटो अलायंस के ग्रुप के जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से किसी एक पे भी अगर अटैक होता है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी नेटो अलायंस पे अटैक हुआ है और सब लोग मिलके उससे लड़ेंगे जिसने उस पे अटैक किया। इसी के रिप्लाई में यूएसएसआर भी एक अलायंस बनाने की कोशिश करता है वार्सो पैक्ट के थ्रू। और 1955 में सिमिलर विचारधारा वाले देशों को एकजुट करके वो एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता है। ये भी नेटो की तरह एक डिफेंस ट्रीटी ही थी, जिसमें अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया जैसे देश थे। यूएसएसआर चाहता था कि भारत भी इस वार्सो पैक्ट का हिस्सा बने, क्योंकि भारत उस समय एक रणनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट देश था और अगर भारत उनके पाले में चला जाए तो वेस्ट को एक बहुत ही बड़ा आइडियोलॉजिकल झटका दिया जा सकता था। और बेज़मेनोव का ये मिशन था कि भारत को वार्सो पैक्ट की ओर झुकाना, यानी कि यूएसए
यूएसएसआर के पाले में झुकाना। भारत में रहते हुए उन्हें एक खास मिशन सौंपा गया और वो ये था कि भारत में उन सभी इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स और एक्टिविस्ट की लिस्ट निकालना जिन्हें मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी की टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उनके जरिए आने वाली पीढ़ी के सोचने का नजरिया बदला जा सके। लेकिन बेज़मेनोव से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें भारत से प्यार हो गया और फिर वो इस डिलेमा में फंस गए कि जिस धरती से मैं इतना प्यार करता हूँ वहां पे मैं कैसे उन लोगों के साथ ऐसा कर सकता हूँ, कैसे वहां पे मैं प्रोपेगेंडा फैला सकता हूँ। वो और प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहते थे, इसीलिए वो केजीबी से सबसे पहले डिफेक्ट कर जाते हैं और सभी से छुप छुपा के रडार से पूरी तरीके से गायब होके वो किसी तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं। वहां पे भी कई सालों तक वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो सोवियत यूनियन के रडार में ना आए। लेकिन फाइनली एक दिन वो दुनिया के सामने आते हैं और अमेरिकन मीडिया में इस चीज का खुलासा करते हैं कि कैसे सोवियत ने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का यूज करके अपने दुश्मन देशों की आइडियोलॉजी को बदलने की कोशिश की थी। तो जब 1984 में बेज़मेनोव ये कहते हैं कि अमेरिका को बिना एक गोली चलाए भी गिरा दिया जा सकता है, तो वो कोई अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो सच्चाई बता रहे थे, क्योंकि वो खुद उस प्लानिंग का हिस्सा रह चुके थे। और ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, उस हर देश के लिए थी जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के रडार में है। और इंडिया भी इस विचारधारा से अछूता नहीं है। बेज़मेनोव ने समाज को तोड़ने का जो तरीका बताया वो 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला है डीमोरलाइजेशन, यानी मन को तोड़ना। दूसरा है डीस्टेबलाइजेशन, यानी व्यवस्था को हिलाना। तीसरा है क्राइसिस, यानी देश को आपदा में झोंकना। और चौथा है नॉर्मलाइजेशन, जहां लोगों के लिए गलत इतना ज्यादा नॉर्मल हो जाता है कि लोग उस गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और समाज का एक नॉर्म बना लेते हैं। तो आइए इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कुछ लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो अपने देश के खिलाफ भी काम कर रहे हो तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो देशद्रोही हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डीमोरलाइजेशन, यानी किसी भी देश के लोगों में अपने ही कल्चर, धर्म और समाज को लेके नफरत पैदा करना। बेज़मेनोव कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी को डीमोरलाइज करने के लिए 15 से 20 साल तक का टाइम काफी होता है, क्योंकि इतना टाइम काफी है किसी भी एक जनरेशन को पूरे तरीके से एजुकेट करने में और किसी भी जनरेशन को अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार ढालने में। और एक बार अगर आपने यंग जनरेशन की आइडियोलॉजी चेंज कर दी तो वो आपके लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये 15 से 20 साल का टाइम पीरियड तो कब का बीत चुका है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज की एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि 15 से 20 साल के थ्रेशोल्ड को इतना लंबा समय तक पार करने के बाद भी आज हमारी सोसाइटी एक है। लेकिन फिर भी हम आज के समाज में देख सकते हैं कि इस डीमोरलाइजेशन का असर आज दिखने लगा है। अब आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी भी देश में आपको आइडियोलॉजिकल सबवर्जन करना है तो आपको सबसे पहले उन जगहों को इन्फ्लुएंस करना होगा जहां से पब्लिक ओपिनियन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिलीजन और एजुकेशन। सबसे पहले ये लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको अपने रिलीजन से घृणा हो, और वो ऐसा करेंगे सबसे पहले आपको एजुकेशन से इन्फ्लुएंस करके, और फिर धीरे धीरे आपको अपने समाज में ऐसे बहुत से गॉडमैन दिखने लग जाएंगे जिनका काम तो धर्म को आसान करना होना चाहिए, लेकिन वो आपके दिमाग में आपके ही धर्म को लेके बहुत से सवाल पैदा करेंगे। और धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा करने का काम ये लोग मूवीज और बुक्स के थ्रू भी करेंगे। सबसे पहले मूवीज के थ्रू आपको अपने धर्म के बारे में खराब बातें बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि आपका धर्म कितना बुरा है। भगवान के कार्य में रुकावट करने का मतलब समझते हैं आप? Well, I guess we won't be needing these lab reports anymore. जिस भगवान के दिल में अपने भक्तों के लिए दया नहीं, जिस धर्म में गरीब और मजबूरों के लिए जगह नहीं, ऐसे धर्म को मैं ठुकराता हूँ। फिर धीरे धीरे आपके किताबों में दिखाया जाएगा कि कैसे हिंदू धर्म में कितनी सारी बुराइयां थी, और फिर आपके कॉलेज में भी आपके प्रोफेसर्स आपको बहुत सी एंटी हिंदू चीजें सिखाएंगे। और अगर हम लोग आज के इंडिया के समाज की बात करें तो आज आप लोग अविमुक्तेश्वरानंद जी जैसे फ्रॉड शंकराचार्य को भी देखते होंगे, जो शायद ही धर्म के प्रति कुछ करते हों लेकिन देशद्रोह के लिए सारी बातें करने के लिए रेडी हैं। अभी पहलगाम हमले के बाद की इनकी एक क्लिप देखिए। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? इनकी इन क्लिप्स को पाकिस्तानी मीडिया भी यूज करता है। हिंदू पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से आवाम को बेवकूफ बना रही है। और जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करके उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी बेटियों को मारा जा रहा था, तो हिंदुओं के शंकराचार्य का बयान आप ये सुनिए। भाई, मुर्शिदाबाद जैसी घटना कोई भी करे, मुर्शिदाबाद जो है, देखिए ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है, उसमें जब कोई मुस्लिम हिंदू कहता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई
और निर्दोष होता है। और यहाँ पे मीडिया का भी रोल आता है। ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है, उनकी बातों को प्रसारित किया जाता है और उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। और अगर ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का काम हमारे शंकराचार्य तक पहुंच रहा है तो सोचिए आज हिंदू समाज के कितने अंदर तक ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन घुस चुका होगा। हर तरफ से आपको अपना धर्म छोड़ने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। आपके एजुकेशन सिस्टम से लेके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सब आपको इस चीज से दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आप चाहे जो भी कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उस पर अंधा विश्वास ना करें। और अगर कोई भी धर्मगुरु हो, वो कोई भी ऐसी बात करे जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट उत्पन्न हो, या फिर कोई भी ऐसी बात करे जिससे आपको लगे कि आपके धार्मिक आइडेंटिटी को आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप खुद अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, पढ़ें और समझें। और वैसे भी अगर आप हाइपर क्वेस्ट के व्यूअर्स हैं तो धर्म की एक सम्यक समझ तो आपके अंदर होगी। तो जब इंसान को सबसे पहले अपने रिलीजन से दूर किया जाता है और फिर उसके एजुकेशन से उसको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उसे अपनी ही कल्चरल आइडेंटिटी एक धोखा लगने लगती है, एक अंधविश्वास लगने लगता है, तो इससे सबसे पहले उसकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है। और फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि आपके कोर्ट्स पर हमला। और उसका भी असर आज हम अपनी जुडिशरी पे देख सकते हैं। कई लोग कॉलेजियम सिस्टम से ऑलरेडी परेशान थे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी जजमेंट देती है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में भी जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी है। इससे हमारी जुडिशरी में नेपोटिज्म तो बढ़ेगा ही और साथ ही में जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। यहाँ के कोर्ट्स अपने अजीब अजीब जजमेंट्स के लिए ऑलरेडी मजाक का पात्र बन चुके हैं, चाहे वो पुणे का पॉर्श केस हो या फिर यूपीएससी रिक्रूटमेंट में फ्रॉड का केस। इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इतने अजीब अजीब जजमेंट्स दिए हैं और इनके अलावा भी कोर्ट्स के इतने सारे अजीब जजमेंट्स हैं कि लोगों का जुडिशरी पर से विश्वास उठ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता गया, नेपोटिज्म बढ़ता गया, कॉलेजियन सिस्टम ऐसा ही बरकरार रहा और ऐसे अजीब अजीब जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट की तरफ से आते रहे तो लोगों का जुडिशरी से भरोसा एक दिन उठ जाएगा। और इसके अलावा ये लोग लेबर एम्प्लॉयर रिलेशन पर भी हमला करते हैं, यानी कि इकोनॉमी पे हमला करते हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पे जहाँ पे यूनियनबाजी बहुत ज्यादा चलती है वहां पे विकास बहुत कम होता है। टाटा मोटर्स जो वहां पे नैनो की फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में सेटअप करने वाली थी, वहां पे यूनियनबाजी और विरोध के चक्कर में उसने वेस्ट बंगाल को छोड़ के गुजरात में अपनी फैक्ट्री सेटअप की। इससे नुकसान किसका हुआ? वेस्ट बंगाल के लोगों का, क्योंकि बिजनेसमैन को तो जो फैक्ट्री सेटअप करनी थी वो तो उसने गुजरात में कर ही ली और अपना फायदा भी कमा लिया, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे और वैसे ही रह गए। इसके अलावा आपको और भी ऐसी कई सारी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पे यूनियनबाजी के चक्कर में वहां के लोगों का ही नुकसान हुआ है। और ये सब आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के तहत ही होता है। और ये सब करके किसी भी सोसाइटी पे चारों तरफ से अटैक किया जाता है, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर हो, इकोनॉमी हो, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास हो। जो भी चीजें एक सोसाइटी को स्टेबल बनाती है और लोगों का सोसाइटी पे विश्वास कायम रखती है, उन सभी चीजों पे एक साथ हमला किया जाता है। लोग गरीब रहते हैं, अपने सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन से दूर हो जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितने वल्नरेबल हो गए हैं कि अब कोई भी आके उनको किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश कर सकता है। उनको वो कुछ भी बताएगा और वो लोग मान जाएंगे क्योंकि वो अपने रूट से दूर हो चुके हैं। अब यहाँ से डीमोरलाइजेशन का स्टेप होता है कंप्लीट और दूसरा स्टेप शुरू होता है डिस्टेबलाइजेशन का। और अब जब समाज को पूरे तरीके से डिमोरलाइज कर दिया जाता है, यानी एक समाज को उसकी जड़ों, परंपराओं और आत्मसम्मान से काट कर अलग कर दिया जाता है, तो शुरू होता है अगला प्रोसेस डिस्टेबलाइजेशन का। यूरी बेज़मेनोव कहते हैं कि इस डिस्टेबलाइजेशन में 2 से 5 साल का समय लगता है। और आपके समाज में डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के कुछ लक्षण हैं। अगर किसी भी सोसाइटी को फंक्शन करना हो और स्पेशली अगर वो इंडिया जैसी एक बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी हो, तो सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ आता है और उसे आपके घर के कस्टम्स नहीं पता और भूलवश अनजाने में उससे कोई गलती हो जाती है, तो आप एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप उससे लड़ नहीं लेते। आप इस चीज को समझते हैं कि शायद उसको आपके कस्टम्स नहीं पता, इसलिए उससे गलती हो रही है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से करना होता है। और जब समाज डिस्टेबलाइज होता है तो सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रोमाइज है ये खत्म होता है। और ये हम लोग आज के समाज में लैंग्वेज पॉलिटिक्स के रूप में देख भी सकते हैं। अभी रिसेंट न्यूज ही देखें तो आपने देखा होगा कि कैसे महाराष्ट्र में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को मराठी बोलने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और फिर आपने कर्नाटका का भी केस देखा होगा जहाँ पे SBI के एक ब्रांच में एक महिला को कन्नड़ा ना बोलने के कारण परेशान किया जाता है। जो व्यक्ति उसको परेशान कर रहा था वो बार बार बोल रहा था कि कर्नाटका पहले है और इंडिया बाद में है, तो तुम कन्नड़ा में बात करो। कर्नाटका ಮೇಡಂ इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ मैन फर्स्ट कन्नड़ फर्स्ट मैडम। और यही डिस्टेबलाइजेशन का दूसरा लक्षण है फेडरलिज्म, जहां लोकल आइडेंटिटी पहले आती है और नेशनल आइडेंटिटी बाद में आती है। और जब नेशनलिज्म से ज्यादा
फेडरलिज्म की भावना एक व्यक्ति पर हावी होने लगती है और लोग देश से ज्यादा अपनी लोकल जगह को ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तो वहां से देश डिस्टेबलाइज होना शुरू होता है। और भारत में डिस्टेबलाइजेशन बहुत तरीकों से फैलाया जा रहा है। जो द्रविडियन मूवमेंट है वो पूरी तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे हिंदू धर्म से नफरत करना तो आजकल ट्रेंड बन चुका है। कई लोग अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते बीफ की फोटो लगा देते हैं खाते हुए और ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग नॉर्थ इंडियंस को बदनाम कर रहे हैं। साउथ इंडिया के कई सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो नॉर्थ इंडिया को गोबर बेल्ट भी बोलते हैं। ये सब एक डिवाइड पैदा करने की साजिश है और देश को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। और इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में सिर्फ हिंदू धर्म को डिफेम करना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि वो हिंदू धर्म ही है जो भारत को एक बनाए हुए है। और आज के दौर पे ये सब नेशनलिज्म, अर्बन नक्सल, ये सब चीजें इतनी कॉमन हो गई है कि ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े संस्थाओं के हेड भी बन चुके हैं। आप राहुल गांधी को ही ले लीजिए, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि भारत कोई देश नहीं है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। आप कन्हैया कुमार का बयान नक्सलियों पे क्या है वो आप सुन लीजिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं, वो भोले भाले आदिवासी हैं। जो तथाकथित नक्सली हिंसा में शहीद हो रहा है वो भी उनके जैसा ही है। जब बिहार से सड़क दौड़ती है तो वो बोलते हैं कि पानी चुराने के लिए ये चीज बनाई जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। और जो पिछली यूपीए गवर्नमेंट थी वो यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाती थी और उनके जो जर्नलिस्ट थे वो उनको यासीन साहब करके बुलाते थे। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? और इस डिस्टेबलाइजेशन वाले स्टेज को समझने का एक और बड़ा लक्षण है, और वो ये है कि समाज को इंटेलेक्चुअली डिमोरलाइज करके जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल स्लीपर सेल्स बनाए जाते हैं वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं और समाज में जो भी चीजें सही है उसमें गलत और जो भी चीजें गलत है उसमें सही निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे कोर्ट एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर बोल के 4 साल की लड़की के रेपिस्ट की फांसी की सजा रोक देते हैं। सीएए और एनआरसी जिनका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, वो बाहर से आ रहे लोगों के लिए था, उनको भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बता के देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट। किसान बिल जो उनकी भलाई के लिए था उनको किसान विरोधी बता के दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है और इस प्रकरण में तो जो पूरा विदेशी टूलकिट गैंग था वो भी एक्सपोज हो जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों को डिफेंड किया जाता है और आतंकवादी अचानक से एक टीचर का बेटा बन जाता है। हिंदू धर्म में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हिंदूज ने आइडेंटिफाई किया है और इसको ठीक करने की पुरजोर कोशिश की है। इस्लाम में भी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आज के समाज को खोखला कर रही है, एक है लव जिहाद और दूसरा है टेररिज्म। लेकिन यही जो डीमोरलाइज्ड इंटेलेक्चुअल हैं उन्हें इस्लाम की ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। लव जिहाद आपके आंखों के सामने भी हो रहा होगा लेकिन वो नहीं मानेंगे कि लव जिहाद है। एक मुस्लिम लड़का अपनी आइडेंटिटी फोर्स करके हिंदू लड़की को परेशान करेगा, हिंदू लड़की को फंसाएगा और वो साफ साफ लव जिहाद आपको दिखेगा लेकिन उसको डिनाई किया जाएगा। अजमेर का केस ले लीजिए या फिर अभी रिसेंट केस, हर जगह पे मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये जो डीमोरलाइज्ड इंटेलेक्चुअल है उन्हें ये सब नहीं दिखेगा। वो इस गलत को सही साबित करके रहेंगे। और टेररिज्म जो एक प्रॉब्लम है, जैसे कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम थी हिंदुइज्म की जिसे हम ठीक कर रहे हैं, वैसे ही टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम दैट इज लिंक्ड विद इस्लाम। इस्लाम के ऐसे कई सारे वर्सेस हैं जिनको अगर हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव भाषा में बोले तो उनके मीनिंग को बहुत ज्यादा चेंज करके अगर माना जाए, जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके अनुसार कि मीनिंग को चेंज करके बताया जा रहा है और लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। लेकिन वहीं आप बोलेंगे कि भाई इस्लाम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इस्लाम की प्रॉब्लम है टेररिज्म। पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सही करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन वर्सेस को हटा नहीं सकते तो उन वर्सेस की मीनिंग को चेंज कीजिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सके। इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको इस देश में नहीं होना चाहिए उनके लिए सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। अभी रिसेंटली आपने ये बयान सुना होगा कि क्या इंडियंस का दिल इतना कमजोर हो गया है, क्या इंडियंस का दिल इतना छोटा है कि 20,000 रोहिंग्या मुसलमानों को आप शरण नहीं दे सकते? क्या हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है
क्यों दे हम शरण? क्या वो इस देश में रह के कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पे सड़क पे नमाज पढ़ के सड़क ही ब्लॉक कर रहे हैं। तो क्यों मैं अपने टैक्स के पैसे इन इलीगल इमिग्रेंट्स पे खर्च करवाऊं? और अभी रिसेंट एग्जांपल आप फिर से राहुल गांधी का देख सकते हैं, जहाँ पे वो एस जयशंकर जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं और फालतू के सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे थे, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले से क्यों दे दी थी। ये सब फालतू के सवाल है। एस जयशंकर ने ऐसा कहा ही नहीं था। राहुल गांधी को भी पता है कि वो ऐसे तोड़ मड़ोड़ के बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, कांग्रेस वालों को भी पता है कि वो तोड़ मड़ोड़ के बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा किया जा रहा है। और पाकिस्तान राहुल गांधी के इन बयानों को अपने टीवी पे चला रहा है। हो सकता है राहुल गांधी को लग रहा हो कि उसने ये सवाल पूछ के कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा हो रहा है और ये शायद राहुल गांधी भी जानता है। और जो लोग भी ये नॉनसेंसिकल डिमोरलाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये सब बातें कर रहे हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट होना इस डेमोक्रेसी में कोई पाप भी नहीं है, लेकिन एंटी गवर्नमेंट होते होते आप कब एंटी नेशनल हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और जो लोग इस प्रोपेगेंडा में डीपली फंस जाते हैं उनकी फंडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और इसके भी प्रमाण उपलब्ध है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन कुछ सालों में कितने सारे एनजीओ की फंडिंग बंद की गई है। इसका कारण क्या था? यही था कि वो एंटी इंडिया नैरेटिव्स को आगे बढ़ा रहे थे। और अभी जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई थी तो जो डोज डिपार्टमेंट था वहां का, उन्होंने क्या रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं। तो ये क्यों किए गए थे? उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था, भारत को डिस्टेबलाइज करना। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि विदेशी ताकतों में भारत को डिस्टेबलाइज करने की होड़ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत अभी इस समय की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो अगर आप एंटी गवर्नमेंट हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में ये चीज अलाउड है, लेकिन एंटी गवर्नमेंट होते हुए भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एंटी इंडिया ना हो जाएं, क्योंकि इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन में फंसना बहुत आसान है और कब आप इसमें फंस के एंटी इंडिया हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज के इस कंडीशन को देख के लग रहा है कि भारत में कई सारी जो विदेशी ताकतें जो लगी हुई हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने में, वो आंशिक रूप से ही सही, लेकिन एक आर्मी उन्होंने तैयार कर दी है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए तैयार है। और जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो स्टार्ट होता है तीसरा स्टेप, जो है क्राइसिस। यूरी बेजमेनॉव बताते हैं कि किसी भी देश में क्राइसिस की सिचुएशन पैदा करने के लिए 2 से 6 महीने का वक्त लगता है। क्राइसिस का मतलब होता है लोगों के मन में अपने ही देश के सिस्टम, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपनी सरकार को लेके एक भ्रम और घृणा का भाव पैदा करना। और अगर हम भारत की बात करें तो आजादी के बाद से ही भारत अनेकों क्राइसिस से गुजर रहा है। चाहे वो आज़ादी के साथ हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कितनी बार भारत पे हमला करने की कोशिश की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हमेशा एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया में पैदा करने की कोशिश करता है। इससे तो हम जूझ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिस्ट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है, जो नक्सलवाद के रूप में भारत में फैल रहा था, वो भी भारत को अंदर से खोखला कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद से हम इस पैटर्न में थोड़े से चेंजेस देख सकते हैं। जहां नक्सलवाद पे सरकार ने बहुत ही गहरा प्रहार किया है, वहीं हम देख सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग हैं उनका प्लान अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और सोशल जस्टिस जैसे नारे अब आम होने लगे हैं। इसका बस एक ही मकसद है कि आपको अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे शक होने लगे। 2014 में जब एक हिंदू नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और जब 2019 में उससे भी बड़ी जीत के साथ वो सत्ता पे काबिज होते हैं, जो एंटी हिंदू एलिमेंट्स है वो पूरे तरीके से बौखला जाते हैं। और इसके बाद जो हमने देखा वो टेक्स्ट बुक केसेस हैं, जैसे सीएए के नाम पे नेशन वाइड दंगे और फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे भी देश की राजधानी जो देश का दिल है उसको ब्लॉक करके रखना, वो भी महीनों तक। ये सब असल में उस सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस बहुमत के खिलाफ था जिसने एक हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्व को चुना। मकसद एक ही था, सरकार को क्राइसिस में धकेलना और जो जनता है उसके दिमाग में सरकार काम नहीं कर रही है या फिर सरकार के विरुद्ध में एक इल्यूजन पैदा करना और दुनिया को ये दिखाना कि भारत में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। और इन सब के बाद आता है फोर्थ स्टेप, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। और ये कितना भयानक है आइए आपको बताता हूँ। यूरी बेजमेनॉव कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का आखिरी चरण है नॉर्मलाइजेशन। मतलब धीरे धीरे समाज के जो पारंपरिक मूल्य हैं उनको खत्म किया जाता है और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को एक नया नॉर्मल बनाया जाता है। और जब समाज अपनी जड़ों से कट जाता है तो उसके ऊपर कोई भी चीज थोपी जा सकती है और वो समाज उस थोपी हुई चीज को भी मान लेता है। अब उसे अपनी ही परंपरा पिछड़ी लगती है, अपने ही मूल्य बोझ लगते हैं और ये होता है असली ब्रेन वॉश। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आप अभी एक रीसेंट केस से समझ सकते हैं, जहां द वायर की एक जर्नलिस्ट ने अपनी एनोनिमिटी को बरकरार रखते हुए द वायर के ही एक मुस्लिम जर्नलिस्ट के ऊपर एक एलिजेड आरोप लगाया है। वो अपने इस कन्फेशन में बताती है कि द वायर का एक सीनियर मुस्लिम जर्नलिस्ट था जो उसको मोलेस्ट करता था और वो उस मोलेस्टेशन को बस इसलिए सहती रही क्योंकि उसका जो मोलेस्टर था वो एक मुस्लिम था। और अगर वो इस चीज को पब्लिक कर देती है तो सो कॉल्ड जो संघी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं
वो इस चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक गैप पैदा करने की कोशिश करेंगे। जबकि अपने उस कन्फेशन में उसने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है कि जो वो सीनियर मुस्लिम जर्नलिस्ट था जो उसको मोलेस्ट करता था, वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी उसके ऊपर असर्ट करता था और उस लड़की को बीफ खाने के लिए मजबूर भी करता था ताकि वो अपना सेक्युलरिज्म प्रूव कर सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जर्नलिस्ट अपने कन्फेशन के एंड में ये चीज बोलती है कि इस चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से न देखा जाए। इसके बाद एक और लड़की सामने आती है जो बताती है कि उसने अपने मुस्लिम रेपिस्ट के बारे में इसलिए दुनिया को नहीं बताया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भारत में ऑलरेडी मुसलमान बहुत दब के रहते हैं और अगर वो अपने रेपिस्ट के बारे में दुनिया को बता देगी तो ये मुसलमान समाज के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पे एक डेंट पड़ेगा। इसके बाद जेएनयू की हिस्टोरियन रुचिका शर्मा भी सामने आती है और वो बोलती है कि मैं 10 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी और उससे निकल भी गई, लेकिन आज तक इसके बारे में बताया नहीं ताकि संघी इसका यूज न कर पाए। ऐसा ही केस एक जर्मनी का भी है जहाँ पे एक माइग्रेंट ने एक महिला का रेप था, लेकिन वो महिला बस इसलिए चुप रही ताकि लोग माइग्रेंट के बारे में बुरा ना बोले। ये है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का असर और ये है नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे आपके साथ बुरा हो रहा है, कोई आपके साथ रेप कर रहा है लेकिन फिर भी आप चुप हैं बस इसलिए ताकि समाज जो है उसमें एकता बनी रहे और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, आप एक मोरल हाई ग्राउंड ले रही हैं, लेकिन आप ये समझिए आप इतना कमजोर हो चुकी हैं, आप इतना ब्रेन वॉश हो चुकी हैं कि कोई आपका रेप चला जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल पा रही। और जो ऐसे ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए गलत, वो कुछ भी गलत कर दें, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि वो सही कर रही हैं और वो मोरल हाई ग्राउंड लेके चल रही हैं। ये है ब्रेन वॉशिंग। अमन की आशा वाली मानसिकता जो है वो इसी से पैदा होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक ऐसा देश जो अपने हिंदू और सिख माइनॉरिटी को पांव के तले रखता है, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एंटी हिंदू सोच को कॉमन बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। जब कन्हैया लाल का मर्डर होता है तो वो लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब ब्लैक लाइव्स मैटर की बात आती है, जब पैलेस्तीन पे आतंकवादियों पे हमला होता है, तो यही लोग मोमबत्ती जला के भारत में भी नारे लगाते हैं। हिंदू समाज में इस वैचारिक जहर से निकलने का बस एक ही तरीका है, अपने धर्म में वापसी करना, क्योंकि असली बीमारी ही है डिरासिनेशन, यानी कि अपने जड़ों से कट जाना। यही असली बीमारी है। जब तक हम इस कटाव को नहीं रोकेंगे, जब तक हम अपने जड़ों से वापस नहीं जुड़ेंगे, तब तक भारतीयता के लिए जो भी चीज जरूरी है, जो भी हमारे मूल्य हैं, भारतीयता में, हिंदू सभ्यता में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब मिट जाएगा।